नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में। हरियाणा सरकार सशक्त प्रदेश बनाने की दिशा में लगातार अहम कदम उठा रही है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने पंचकुला में राज्य स्तरीय सशक्त पंचायत सम्मेलन आयोजित कर प्रदेश की पंचायतों को मजबूत करने का संदेश दे दिया है। सीएम सैनी से पंचायत प्रतिनिधियों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की गई, साथ ही पंचायतों में सुधारात्मक कदम उठाने की बात भी कही गई। साथ ही एक काम ये भी हुआ कि 5 साल काम करने और गांव का वातावरण बदलने के लिए भी सहयोग की अपील की गई। बता दें कि सीएम ने सशक्त पंचायत से सशक्त प्रदेश बनाने की दिशा में पीएम मोदी की तारीफ भी की। उनके सबसे लंबे कार्यकाल की प्रशंसा भी पंचायत प्रतिनिधियों की मौजूदगी में की गई। अब राज्य की सियासत को लेकर नए सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल ये कि क्या पंचायत अगर सशक्त होगी तो वाकई प्रदेश भी सशक्त हो जाएगा। सवाल ये भी कि प्रदेश की प्रगति के लिए क्या सरकार अब छोटे स्तरों पर भी सुधार की दिशा में आगे बढ़ रही है। एक बड़ा और अहम सवाल ये भी कि क्या पंचायत और प्रदेश के सशक्तिकरण से 2029 के चुनावों की पटकथा लिखने की तैयारी में है राज्य सरकार। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो प्रदेश सरकार पंचायतों को और सशक्त बनाने की तैयारी में है। इसी मकसद से पंचकुला में राज्य स्तरीय पंचायत सम्मेलन आयोजित किया गया था। मौके पर मुख्यमंत्री ने पंचायतों के लिए कई नई योजनाओं का शुभारंभ भी किया। साथ ही साथ 6 पंचायतों को करोड़ों के नाम भी सौंपे। सीएम सैनी ने पंचायतों के लिए कई नई योजनाएं और आर्थिक सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। ऐसे में आगे क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ रणनीति की बीजेपी की देखने को मिलेंगी। सशक्त पंचायत से क्या प्रदेश सशक्त हो पाएगा, वाकई आगे क्या कुछ तैयारियां करने वाली है बीजेपी, आगे की स्ट्रेटेजी क्या कुछ होगी, क्या छोटे स्तरों पर सुधार की जरूरत है और इससे आगामी रणनीति पर क्या असर पड़ेगा, सियासी हलचल क्या कुछ देखने को मिलेगी। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। राजधानी चंडीगढ़ से सटे और प्रदेश के चमकदार जिले पंचकुला में मंगलवार को पंचायतों को और सशक्त और सक्षम बनाने के लिए राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए पंचायतों के लिए इसे एक बड़ा दिन बताया। सीएम का कहना था कि सरकार अब पंचायतों को सीधे तौर पर वित्तीय शक्तियां दे रही हैं। अब आपको भी सरकार की तरह पूरे 5 साल जमकर काम करना है। देश बदला है, प्रदेश बदला है, दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हुआ है। साथियों, उनको हम बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। साथियों, ये याद रखिए कि सरकारें योजनाएं बना सकती हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सरकारें योजनाएं बना सकती हैं, बजट दे सकती हैं, नीतियां बना सकती हैं, लेकिन इतिहास तब बनता है जब जनता स्वयं संकल्प लेती है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंचायतों को सशक्त और आधुनिक बनाने के कार्यों की तारीफ की। सीएम ने सरपंचों और पंचायतों का आह्वान किया कि वो गांव की तस्वीर बदलने में प्रदेश सरकार की कोशिशों में अपनी भागीदारी बढ़ाएं। प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत 2047 का एक विजन रखा है। साथियों, विकसित भारत, ये विकसित हरियाणा, ये अगर किसी ने विचार किया है, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, मुझे खुशी है, कल 10 तारीख है, 10 तारीख को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, साथियों, इस देश के ऊपर सबसे ज्यादा लंबा जिन्होंने इस देश की सेवा की है, उसके अंदर नरेंद्र मोदी जी का नाम जुड़ेगा। गौरतलब है कि सीएम ने आज ही 17 जिलों के 179 गांव की फिरनियों पर एलईडी लाइट्स लगाने की योजना का शुभारंभ किया। इसी तरह से 17 जिलों में 44 करोड़ की लागत से 350 अटल लाइब्रेरी का लोकार्पण किया। इसके अलावा सीएम ने 6 ग्राम पंचायतों को 1 करोड़ 44 लाख की राशि पुरस्कार के रूप में दी। वैसे गांधी जी ने भी गांवों को लेकर एक बार कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। इसीलिए सरकार का भरसक प्रयास है कि प्रदेश की 6,500 पंचायतें सरकार से मिलकर योजनाओं को तेज गति से पूरा करें, क्योंकि 2047 तक विकसित भारत में हरियाणा भी पूरा विकसित नजर आए। अनिल कुमार, टोटल टीवी, पंचकुला।
तो हरियाणा सरकार प्रदेश की पंचायतों को मजबूत करने के लिए संदेश दे रही है। सीएम सैनी ने पंचायत प्रतिनिधियों को वित्तीय सहायता दी है, साथ ही साथ पंचायतों में सुधारात्मक कदम उठाने की बात भी कही है। कुल मिलाकर के पंचायतों को सशक्त बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे आगे चल करके प्रदेश में सशक्तिकरण की दिशा में प्रदेश आगे प्रगति कर सके। इस पर तमाम सवाल शुरू हो गए हैं। हालांकि विपक्ष तो हर मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरता है, लेकिन एक बार फिर से विपक्ष भी हमलावर है और साथ ही साथ आगे की रणनीति बीजेपी की क्या कुछ होने वाली है, किस स्ट्रेटेजी के तहत 2029 के चुनाव को बीजेपी प्लान कर रही है, अब इस पर भी चर्चा तेज हो गई है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल देवेंद्र जी आपसे, पंचायतों को सशक्त करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि प्रदेश को सशक्त करने की दिशा में सीएम सैनी और हरियाणा सरकार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। आगे की पटकथा क्या कुछ देखने को मिलेगी? 2029 के चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं है क्योंकि बीजेपी एक चुनाव खत्म होने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारियां शुरू कर देती है, तो अब पंचायत के सशक्तिकरण को लेकर के भी 2029 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। देवेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हम तक, आपके पास लौटेंगे। महेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश जी, जिस तरह से पंचायतों को सशक्त करने की दिशा में प्रदेश सरकार तमाम कोशिशें कर रही है, कहा यह जा रहा है कि प्रदेश की सशक्तिकरण की दिशा में ये अहम कदम है, चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या तस्वीर आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकती है हरियाणा सरकार की और हरियाणा की सियासत की? देखिए, बिल्कुल मानकर चलिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी अमूमन कमजोर मानी जाती है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में मजबूती काफी ज्यादा है, जीटी बेल्ट पर मजबूती काफी ज्यादा है, दक्षिण हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की फर्टिलिटी काफी ज्यादा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों को ये माना जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किलात पैदा कर देते हैं। और यही वजह है कि अब पंचायतों पर ज्यादा ध्यान नायब सिंह सैनी देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि पंचायतों के विकास से हरियाणा का समग्र विकास होगा। समग्र से मेरा अभिप्राय यह है कि शहरों का विकास तो हो जाता है क्योंकि नगर निगम के पास अच्छा खासा बजट रहता है और तमाम जो शहरी व्यवस्थाएं हैं वो देर से देर दुरुस्त कर ली जाती हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की जहां तक बात की जाए तो विकास की रफ्तार में जो शहरों के पास लगते जो ग्रामीण इलाके हैं वो तो विकास की रफ्तार के साथ किसी हद तक चल पाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जो दूर दराज के इलाके होते हैं, जो रिमोट एरियाज हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पर जो विकास की रफ्तार है काफी कमजोर जो है अमूमन देखने को मिलती है। तो ऐसे में अगर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गंगा बहेगी, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास की रफ्तार है और ज्यादा अगर तेज होती है, तो यकीनन फिर प्रदेश सरकार को उसका क्रेडिट मिल सकता है। और यही वजह है कि नायब सिंह सैनी अब ये कोशिश कर रहे हैं कि ना सिर्फ शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये जो भारतीय जनता पार्टी की नींव है और ज्यादा मजबूत हो सकती है। और सिर्फ सियासी बातचीत नहीं है, अगर हरियाणा का समग्र विकास होगा, हरियाणा के ग्रामीण चूंकि कहा जाता है कि हरियाणा जो है गांवों का प्रदेश है, तो ऐसे में अगर गांवों का विकास होगा, दूर दराज के गांव अगर विकसित होकर आगे आएंगे, तो उसका समग्र जो विकास है वो प्रदेश का माना जाएगा और उसका फायदा फिर प्रदेश सरकार को भी मिलेगा, हरियाणा वासियों को भी मिलेगा। और शहरी क्षेत्रों में जो दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, आबादी के दबाव का जिक्र किया जाए या एनसीआर के इलाके में रोजगार के ज्यादा अवसर हासिल करने की कोशिश में जो दूर दराज के लोग हैं वो एनसीआर के इलाके में आबादी के दबाव को लगातार बढ़ा रहे हैं, जिससे मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवा पाना प्रदेश सरकार के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में अगर दूर दराज के इलाके भी विकास की रफ्तार के साथ आगे बढ़ेंगे, उसमें रोजगार के नए अवसर अगर पैदा होंगे, वहां से लोग अगर शहरी क्षेत्रों की तरफ भागना बंद करेंगे, तो इससे जो है मैनेजमेंट प्रदेश सरकार के लिए काफी आसान हो जाएगा और दूर दराज के इलाके भी फिर विकसित नजर आएंगे, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को वोट बैंक के रूप में मिल सकता है। बिल्कुल देवेंद्र जी, इस दौरान सवाल इस तरह से भी अहम हो गया क्योंकि पंचायत प्रतिनिधियों से जब सीएम सैनी रूबरू हुए तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि 5 साल काम करना है, गांव का वातावरण बदलने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से अब गांव पर ज्यादा फोकस किया जाएगा क्योंकि अगर छोटे छोटे प्रयास किए जाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बड़ी सहायता, बड़ा फायदा देते हुए नजर आएंगे।
देवेंद्र जी लौटेंगे आपके पास, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। सोनी जी, सवाल आपसे कि जिस तरह से गांवों को मजबूत करने की दिशा में प्रदेश सरकार अहम कदम बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, साथ ही साथ पंचायत प्रतिनिधियों को भी ये स्पष्ट कर दिया है कि 5 साल काम करना बेहद जरूरी है, तो निश्चित रूप से जमीनी स्तर पर भी अब सुधार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है प्रदेश सरकार। शायद यही वजह कि अब छोटे छोटे टारगेट्स को पूरा किया जाएगा, तभी शायद बड़ा टारगेट अचीव हो पाएगा आसानी से। देखिए, कोई भी काम होता है सरकार का, तो वो निश्चित रूप से राजनीतिक प्रेरित ही होता है। विपक्ष इस बात पर खामखा बवेला खड़ा कर रहा है। देखिए, सरकार की सोच क्या है? सरकार की सोच स्पष्ट है कि गांव का विकास हो। तो विकास किन के माध्यम से हो सकता है? पंचायत के माध्यम से। पंचायत स्थानीय निकाय की सबसे पहली कड़ी है, तो पंचायतों के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन हो, ये सरकार की सोच है। पंचायतों को सशक्त बनाया जा रहा है, पंचायतों को अधिक अधिकार दिए जा रहे हैं। और देखिए, जो भी एक व्यवस्था बनी है, उस व्यवस्था में पंचायत कैसे एक सामाजिक बदलाव ला सकती है। सबसे बड़ी जो इस समय स्थिति बनी है नशे की, मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात पर चिंता व्यक्त की है। अब नशे को समाप्त करने के लिए पंचायतें ही पहल कर सकती हैं। तो पंचायतें गांव की व्यवस्था में बदलाव ला सकती हैं, वहां एक सामाजिक क्रांति ला सकती हैं। तो इसलिए पंचायतों को की जो नींव है, अगर वो मजबूत होगी, तो सबसे बड़ा जो सुशासन की पहली सीढ़ी है वो पंचायतें हैं। तो निश्चित रूप से जब पंचायतें मजबूत होंगी, व्यवस्था में परिवर्तन होगा, सुधार होगा, तो लाभ तो सरकार को मिलेगा। तो इसलिए सरकार की ये सोच है कि गांव का कायाकल्प भी हो और पार्टी राजनीतिक रूप से मजबूत भी हो, क्योंकि इसका संदेश स्पष्ट जाएगा। और देखिए, होता क्या है कि पंचायतों की राजनीति होती है, गांव में राजनीति हावी रहती है, परस्पर विरोधी डरे रहते हैं, सरपंच के चुनाव के लिए काफी राजनीतिक गुटबाजी रहती है। और ये जो गुटबाजी है, ये गांव के विकास में बाधा बनती है। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ था कि जब पंचायत चुनाव का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, पानीपत जिले का ही मामला था। तो इसलिए अब पंचायतों में गुटबाजी भी ना रहे और विकास हो। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 5 साल काम किया जाए, उसके बाद राजनीति की जाए। मतलब 5 साल के बाद चुनाव लड़ने का सोचा जाए, पहले पंचायतों को मजबूत किया जाए। अगर देखिए, भारतीय जनता पार्टी की शुरू से अभियान रहा है, पार्टी शहरी पार्टी मानी जाती रही है। पार्टी समय समय पर चलो गांव की ओर अभियान चलाती रही है, गांव में सम्मेलन भी करती रही है, लेकिन पार्टी का व्यापक जनाधार गांव में नहीं बन पाया। लेकिन 2014 के बाद बदलाव आया है। ये राजनीतिक बदलाव से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली है। अब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ शहरी पार्टी नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार भी बढ़ा है और सरकार की सोच भी है कि गांव को मजबूत किया जाए। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, सरकार तो सिर्फ योजनाएं बना सकती है, लेकिन उन योजनाओं को धरातल पर उतारने में, उनपे क्रियान्वयन में सहयोग तो जनता का ही है। अगर ग्रामीण सहयोग देंगे तो वहां व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है। लेकिन पंचायतों में कई बार देखा गया कि फंड का दुरुपयोग भी होता है। उस फंड का दुरुपयोग ना हो, वो फंड सही विकास कार्यों में लगे, लोगों ग्रामीणों को उसका लाभ मिले, ग्रामीणों में जन जागरण अभियान चले और ग्रामीणों में जागृति आए। अब देखिए, गांव के बच्चे पढ़ लिख कर काफी अच्छे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों में कर रहे हैं, अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर रहे हैं। गांव का एक जो कायाकल्प हो रहा है, तो एक सोच भी बदली है। इसलिए अब जो है पंचायतों को और मजबूत बनाने की दिशा में सरकार का यह कदम सार्थक है और इससे विपक्ष अनावश्यक जो है इसकी आलोचना कर रहा है। विपक्ष को अपनी जो अंदरूनी है वो चोट लग रही है। बिल्कुल, निश्चित रूप से सोनी जी, जिस तरह से गांव को सशक्त करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं, नई योजनाओं की शुरुआत पंचायत सम्मेलन में सीएम ने की है, निश्चित रूप से गांव की तरफ अब सरकार का ध्यान है और आगे आने वाले समय में जब गांव सशक्त होंगे, पंचायत सशक्त होंगी, तो निश्चित रूप से राज्य स्तरीय भी लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन महेश, सवाल ये कि पंचायतों को सशक्त करने के लिए, गांव में वातावरण में बदलाव करने के लिए नई योजनाएं तो शुरू की गई हैं, कौन से ऐसे जमीनी मुद्दे जिन पर फोकस करने की ज्यादा जरूरत है गाँव में?
देखिए, मुझे लगता है कि साफ सफाई सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में हमने देखा कि कूड़े के जो ढेर हैं, गंदगी के जो हालात हैं, काफी ज्यादा बदतर देखने को मिलते हैं। और अगर चुनिंदा गांव को छोड़ दें तो ज्यादातर गांव की जो हालत है सफाई व्यवस्था को लेकर काफी ज्यादा खराब इस वक्त नजर आ रही है। हालांकि महाग्राम योजना के तहत कुछ गांव को, चुनिंदा गांवों को सीवरेज की व्यवस्था से भी जोड़ने का काम सरकार कर रही है। पेयजल व्यवस्था को शहरी क्षेत्रों की तर्ज पर बेहतर बनाने की कोशिश इन महाग्राम जो योजना के तहत आने वाले गांव हैं, इनमें जो है योजनाएं ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश, विकास का ज्यादा से ज्यादा पैसा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सीवरेज व्यवस्था कितनी कामयाब इन गांवों में हो पाएगी, क्योंकि पशुपालन जो है ग्रामीण क्षेत्र का काफी एक अहम हिस्सा माना जाता है। और ऐसे में जिन घरों में पशुपालन होता है, वो सीवरेज व्यवस्था में सबसे बड़ा जो व्यवधान है वो पैदा कर सकते हैं, रुकावट पैदा कर सकते हैं। तो कोशिश अभी सरकार की ये है कि सफाई व्यवस्था जो है वो बेहतर बनाई जाए। हालांकि जो पंचायती तालाब है, उन पर कब्जे की जो स्थिति है लगभग लगभग हरियाणा के हर एक गांव में देखने को मिल रही है। वो अब प्रशासनिक स्तर पर कोशिशें शुरू कर दी गई हैं कि पूरे हरियाणा प्रदेश में जो पंचायती जो तालाब हैं, जिन पर कब्जा बड़े हिस्से पर किया जा चुका है, उन कब्जों को मुक्त करवाने की कोशिश अब सरकार की तरफ से की जा रही है। उसके अलावा ये भी सौंदर्यकरण को लेकर सरकार करवाती नजर आ रही है कि जो अलग अलग तालाब है उनका डेवलपमेंट किया गया है, उन्हें एक जो है पर्यटन स्थल के रूप में, एक पार्क के रूप में, एक रमणीक स्थल के रूप में विकसित करने की कोशिश जो है सरकार की तरफ से अपने खर्च पर की जा रही है, ताकि तालाब सिर्फ तालाब ना रहे, जल का स्रोत तो प्राकृतिक स्रोत तो वो बने ही रहे, लेकिन इसके अलावा एक घूमने फिरने का स्थान, एक शहरी माहौल जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में दिया जा सके, पार्क जैसा एक व्यू वहां पर मिल पाए, वहां पर बेंचों की व्यवस्था की जाए। तो इस तरह की व्यवस्थाएं जो है सरकार इन ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोशिश कर रही है। फिलहाल अगर आप सबसे बड़ी समस्या की बात करेंगे तो साफ सफाई सबसे बड़ी समस्या इस वक्त बनी हुई है। उसके अलावा बेहतर पेयजल व्यवस्था की भी जरूरत है, बेहतर सड़कों की जरूरत है, और उसके अलावा जो कब्जा है वो सबसे बड़ी जो खराब स्थिति है ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। अगर कब्जे से मुक्त गांव होंगे तो पंचायती जमीन खाली होगी और सरकार को राजस्व और जो भू लाभ है वो तो होगा ही, यानी जमीन जो है सरकार के पास उपलब्धता जो है वो बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी कोशिश वो सौंदर्यकरण को लेकर, साफ सफाई को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस वक्त देखने को मिल रही है। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये हुई मुद्दों की बात, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्दों की स्पष्टता होना बेहद जरूरी है देवेंद्र जी। लेकिन सुधार कैसे किया जाएगा? तमाम मुद्दे हैं, साफ तौर पर स्वच्छता का जिक्र किया, पेयजल व्यवस्था का जिक्र किया, इसके अलावा सड़क और नाले की साफ सफाई भी ऐसी एक बड़ा मुद्दा है जिससे गाँव वाले काफी प्रभावित होते हैं। इसके अलावा मूलभूत सुविधाओं से भी कई गाँव ऐसे हैं हरियाणा के जो वंचित हैं। किस तरह से सुधार किया जा सकता है? देवेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, देवेंद्र जी से एक बार फिर से बातचीत की कोशिश करेंगे। सोनी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनी जी, सुधार के अलावा कौन से ऐसे जमीनी मुद्दे जिस पर हम सुधार कर सकते हैं, जिन पर चर्चा की जा सकती है, और प्रदेश सरकार को गांव में किस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत? क्योंकि जिस तरह से पेयजल व्यवस्था का जिक्र महेश जी करते हुए नजर आए, इसके अलावा तमाम ऐसे जमीनी मुद्दे, मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे जिससे कई गाँव हरियाणा के वंचित हैं, उस दिशा में किस तरह से ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत? क्योंकि अब अगर चुनाव की तरफ से भी देखा जाए तो समय सीमित है और निश्चित रूप से अब सरकार को तैयारी ज्यादा करनी पड़ेगी। देखिए, बुनियादी सुविधाएं तो गांव में चाहिए, जिसका जिक्र मेशी ने किया। ये एक सरकार की प्राथमिकता होती है, कोई भी सरकार हो उसकी प्राथमिकता होती है। तो इसके अलावा अब वहां पर देखिए उद्योगों का विस्तार भी हो रहा है। शहरों में तो जगह बची नहीं, उद्योग जो है वो गाँव की ओर आ रहे हैं, क्योंकि वहां अब जमीनें पहले तो सस्ती थी, अब जमीनें गाँव में क्योंकि उद्योग आ रहे हैं इसलिए जमीनें भी महंगी हो गई हैं। और देखिए सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि एक जिलाधीश और जो एसपी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, वो महीने में एक दिन गांव में बिताएंगे ताकि वहां की गांव की समस्याओं से वो रूबरू हों। और वो बुनियादी समस्याओं के हल के लिए सरकार के चंडीगढ़ के स्तर पर भी, वहां पर भी योजनाएं बनती हैं और उन योजनाओं का लाभ आम ग्रामीण को मिले, इस बात की भी चिंता सरकार के स्तर पर हो रही है। लेकिन बुनियादी इन सुविधाओं के अलावा वहां जो सामाजिक बदलाव हैं, सामाजिक बदलाव, महिला सशक्तिकरण की बात है। अब ग्रामीण महिलाएं काफी सशक्त हो रही हैं, चाहे वो सत्ता में भागीदारी की बात हो, चाहे उद्योगों में उनकी भागीदारी हो, हर व्यवस्था में ग्रामीण महिलाएं अब आगे आ रही हैं।
खेल सुविधाओं में काफी गांव के खिलाड़ी जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, गांव में सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, स्टेडियम भी बनाए गए हैं। तो इसके अलावा अब वहां का वातावरण भी, जो भी गांव के अंदर जिस तरह से पथ प्रकाश व्यवस्था के लिए सरकार ने योजना बनाई है, लेकिन अब गांव में जो समस्याएं हैं, जो नशे की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा गांव में बढ़ रही है, वो जो युवा है, जो बेरोजगार है, उन युवाओं को रोजगार मिले और नशे पर जो अंकुश लगे। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, उनसे भी सहयोग लिया है कि हमारा युवा नशे की ओर अग्रसर ना हो। अब ग्रामीण क्षेत्रों में शराब का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, ये प्रचलन ना बढ़े। तो इस तरह की जो ग्रामीण में एक तरह के एक आदर्श गांव के लिए जो सरकार ने योजनाएं बनाई हैं, उनको धरातल पर उतारना तभी संभव हो पाएगा जब ग्रामीण उसमें सहयोग करेंगे और गांव की राजनीति आड़े ना आए। तो गांव में गुटबाजी बहुत होती है, अक्सर वहां चौधर की लड़ाई रहती है, चौधर की लड़ाई से जो गांव का विकास होता है वो रुक जाता है। और ये भी आया है कि कई बार जो है वहां जो सरपंच हैं वो कई तरह से उद्योगपतियों का उत्पीड़न करते हैं, औद्योगिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करते हैं, उनके अपने निजी स्वार्थ होते हैं। लेकिन ये निजी स्वार्थ ना आड़े ना आए, ग्राम के विकास में उनकी भूमिका रहे। और कई बार जो सरकारी फंड का दुरुपयोग होता है, सरपंच जो है निलंबित भी किए जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन जो सरकार से पैसा आए उसका सदुपयोग हो, वो सही मद पर राशि खर्च की जाए, तो इस तरह की व्यवस्था भी बननी चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ तो एक पारदर्शिता बनी हुई है, लेकिन जब तक ग्रामीण इसमें सहयोग नहीं करेंगे, ग्रामीणों की भागीदारी नहीं होगी, हर गांव की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को सुलझाने के लिए ग्राम समितियां बनी हुई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है, उन्होंने अपना अंत्योदय ट्रस्ट बनाया हुआ है, वो करनाल संसदीय क्षेत्र में अपने इस ट्रस्ट के माध्यम से जो ग्रामीण युवक बेरोजगार हैं उनको रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, जिनको उद्योग लगाने के लिए ऋण चाहिए उनको ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो इसलिए एक आदर्श गांव की अलग ढंग से व्यवस्था की जा रही है। हर विधायक जो है आदर्श गांव का चयन करता है, हर सांसद करता है, उसके लिए उसको फंड मिलता है, उस फंड में से वहां उसका विकास कराता है। तो इसलिए अब ग्रामीण में बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ सामाजिक बदलाव के लिए भी ग्रामीणों को आगे आना होगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से ग्रामीणों को भी आगे आना होगा। लेकिन महेश जी, इस बीच सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा, न सिर्फ शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुरक्षा का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में भी है और इसको लेकर के सरकार तमाम प्रयास भी कर रही है। सशक्त प्रदेश बनाने के लिए सशक्त पंचायतों का होना बहुत ज़रूरी है और उससे ज़्यादा ज़रूरी है जो सुरक्षा का अभाव ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को झेलना पड़ता है, चाहे वो रोजगार को लेकर के सुरक्षा हो या फिर अपराध को लेकर के सुरक्षा हो या फिर अन्य विभागों में सुरक्षा का माहौल हो। सुरक्षा को सशक्त करने की भी जरूरत है। देखिए, सुरक्षा तो हर किसी को चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे महानगर हो, सुरक्षा हर किसी को चाहिए। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों की आप बात करें तो काफी सारे ऐसे गांव हैं जो अपनी सुरक्षा एक तरीके से कम्युनिटी लेवल पर वो खुद ब खुद कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्तिगत रंजिश है गाँव में जमीन को लेकर, पारिवारिक झगड़ों को लेकर, व्यक्तिगत जो रंजिश है वो जरूर रह रहकर सरकार के लिए या किसी भी समाज के लिए एक बड़ा खतरा साबित होती है। जब परिवार में जमीन के लिए जो है पिता पुत्र का कत्ल कर देता है या पिता जो है परिवार को खत्म कर देता है, बेटा अपने पूरे परिवार को, अपने माता पिता अपने भाइयों को खत्म कर देता है। इस तरह के काफी सारे मामले हरियाणा में देखने को मिलते हैं, जहां जमीन को लेकर, जमीन के बंटवारे को लेकर कई रंजिश के जो मामले हैं वो देखने को मिलते हैं। कई बार चुनावी रंजिश जो है, पंचायतों के जब चुनाव होते हैं तो चुनाव बेहद छोटे होते हैं लेकिन खूनी रंग में ये पंचायती चुनाव रंग जाते हैं और कहा जा सकता है कि दशकों तक फिर वो पंचायती जो चुनाव का संघर्ष है वो जातिगत हिंसा में तब्दील हो जाता है, पारिवारिक हिंसा और रंजिश में तब्दील हो जाता है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो जरूर कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी चुनौती साबित होती हैं। हालांकि ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि 112 की व्यवस्था जब से हरियाणा सरकार की तरफ से लागू की गई है, सेंट्रलाइज्ड कमांड सिस्टम के जरिए जो पंचकुला से पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है, इसके बाद किसी भी घटना स्थल पर पहुंचने में पुलिस का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो पहले के बनस्पत काफी कम हो गया है। अब 10-12 मिनट में किसी भी क्षेत्र में 112 की जो पीसीआर है बिल्कुल महेश जी, सुरक्षा को लेकर के जरूर फोकस करने की जरूरत है। निश्चित रूप से सुरक्षा पर फोकस करने की बहुत जरूरत है। देवेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, सशक्त पंचायत से प्रदेश को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा प्रयास सरकार करने की कोशिश कर रही है। क्या लगता है आने वाले समय में क्या कुछ तस्वीर हरियाणा सरकार की और हरियाणा की राजनीति की देखने को मिलेगी?
देवेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? अवरोध तो है, प्रगति में बोलने की कोशिश करता हूं। जी। दरअसल आज जो कार्यक्रम हुआ है, 6,500 गांव है हरियाणा में। मुख्यमंत्री का ये कहना कि पंचायतें सशक्त होंगी तो हरियाणा सशक्त होगा, बिल्कुल सही बात है। इसकी वजह यह भी है कि 80% आबादी गांव में रहती है, और गांधी जी भी ने कभी कहा था अपने टाइम में कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। तो ग्रामीण लोग जो है, ग्रामीण इलाका जो है, आज भी भारत की एक तरह से आत्मा है। लेकिन हरियाणा के गांव की बात करें तो 6,500 गांव है। गांव की तस्वीर अब बदली है। पहले के मुकाबले पिछले कुछ सालों में पक्की सड़कें बन गई हैं। गांव की अर्थव्यवस्था बहुत, हमने देखा पीछे एक रिपोर्ट आई थी कि कारों की खरीद में गांव के लोग शहरों से आगे निकल गए हैं। अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, लोगों की कमाई बढ़ी है, खेती से कमाई बढ़ी है। गांव में जितने % लोग होते हैं, मेरे को लगता है 80% से ज्यादा लोग खेती से जुड़े हैं। तो खेती की कमाई कोई ठेके पे दे या कोई अपना फसल उगाए, उसके अलावा गांव के लोग अब काम भी करने लगे हैं, अपना बिजनेस करने लगे हैं। कोई ट्रांसपोर्टर बन गया, कोई फाइनेंसर बन गया, कोई फैक्ट्री में काम कराए, कोई शहर में काम कराए। अर्थव्यवस्था गांव की मजबूत हुई है। गांव में सफाई भी है। बहुत सारे गांव निर्मल बने थे कांग्रेस राज में, मतलब वो निर्मल गांव तो अब नहीं रहे, लेकिन दूसरे तरीके से गांव में टाइल्स बिछाई गई, नालियां बनी हैं, हरियाली है, पेड़ पौधे लगे हैं। गांव के लोग शहरों की दौड़ में साथ साथ चल रहे हैं। और जो भी सरकार रही हो, गांव के लिए अच्छा खासा बजट रखा जाता है। रूरल डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में विकास, DRDA जो ADC इंचार्ज होते हैं, या पंचायत एवं विकास विभाग है, उनकी तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट आती है, स्टेट से आती है। गांव की अपनी कमाई होती है, जो जमीन होती है पट्टे की, जो अपनी कमाई होती है, जमीन खेती के लिए दी जाती है। तो गांवों की शक्ल सूरत बदली है। लेकिन मुख्यमंत्री का ये कहना कि गांव की तस्वीर बदली जाए, गांव बदलने में लोग सहयोग करें गांव के, उसका वजह उनका ये है कि जो अभी भी बुराई है, जैसे नशे की बुराई बहुत ज्यादा है गांव में, नशा, पार्टीबाजी, इकट्ठे बैठकर पार्टी करना, फिर झगड़ा हुआ एक दूसरे का सिर फोड़ देना, और सामाजिक बुराइयां हैं जैसे। तो मुख्यमंत्री का यह है कि एक आदर्श जीवन कैसा हो। बिल्कुल, अगर देश के विकास में सबको योगदान देना है तो गांव के लोग भी उसी पुरजोर तो कोशिश लगे, जैसे सरकार लगी हुई है, जैसे शहरों के लोग बिजनेस करें, अच्छी स्कूलिंग है, अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छा कमाते हैं, अच्छा खाते, तो गांव भी शहरों की तर्ज पर आगे बढ़े। हालांकि अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, लेकिन अभी सरकारों को बहुत कुछ करना है, और हुआ भी है। गांव के लोग अब स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने हैं, पैसा आया उनके पास, गाड़ियां आई हैं। निश्चित रूप से सरकार इसी दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही है। सीएम सैनी ने पंचायतों को मजबूत करने का संदेश भी दे दिया है। सशक्त पंचायत से सशक्त प्रदेश बनाने की दिशा में अब आगे कदम बढ़ाने की तैयारी कर रही है हरियाणा की सरकार। अब देखना यही होगा कि प्रदेश कितना सशक्त होता है और इससे आगे की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज की बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही।